हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के पब्लिक फाइनेंस सेक्शन के अंतर्गत टैक्सेशन सिस्टम को देखेंगे। टैक्सेशन सिस्टम का मतलब हो गया कर प्रणाली। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस से बीपीएससी या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट पूछ लेती है या कभी कभी जो है 1.5 क्वेश्चन पूछती है, यानी 1.1/2 क्वेश्चन पूछती है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक हाफ क्वेश्चन पूछती है। तो पब्लिक फाइनेंस सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन अगर बीपीएससी पूछती है तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के चैप्टर में हम लोग टैक्सेशन सिस्टम के अंतर्गत ये देखेंगे कि हमारी जो सरकार है वो टैक्स किस तरीके से लगाती है, टैक्स लगाने का तरीका क्या है। तो आज हम लोग प्रोसेस को पढ़ेंगे, लेकिन क्लास को कंटिन्यू करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि इस सेक्शन से बीपीएससी कितने बार क्वेश्चन दी है। फिलहाल जो है हमने 2 साल के क्वेश्चन को लिया है। फर्स्ट में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 9th नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कर प्रणाली यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, इसके पक्ष में दिए गए तर्कों का वर्णन कीजिए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बीपीएससी का कैसा क्वेश्चन पूछी है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछी है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 41वां बीपीएससी का है, 41 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, 41 बीपीएससी का, जहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। उसके पश्चात हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार बीपीएससी और क्वेश्चन को रिपीट की है। ये है शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे करारोपण की प्रगतिशील और प्रतिभागी पद्धतियों के बीच भेद कीजिए, यानी जो है डिफरेंस निकालना है आपको किसके बीच, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स के बीच। ये 2 साल के क्वेश्चन को हमने दिखाया, 1 साल के क्वेश्चन को हमने इंक्लूड नहीं किया है। 56 से 59वीं बीपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी अगर हम देखें तो जिस चैप्टर पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर से बीपीएससी जो है लॉन्ग और शॉर्ट मिलाकर के 3 बार क्वेश्चन पूछी है। आप और चेक कर लेंगे, शायद और बार भी निकल सकता है, लेकिन मैंने जहाँ तक चेक किया है तो एक बार क्वेश्चन 41 बीपीएससी में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया और दूसरा जो है 48 to 52 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और तीसरे नंबर पे 56 to 59 बीपीएससी में पूछा गया है। और तीनों में क्या पूछा गया है, वही पूछा गया है कि प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या डिफरेंस है, या प्रोपोर्शनल टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, बशर्ते 20-25 मिनट जितना ड्यूरेशन का क्लास चले वहाँ पे आप लोगों को कंसंट्रेशन बना करके रखना है। तो चलिए, फर्स्ट में हम लोग जो टाइप्स का जो स्वरूप पढ़ेंगे वो अनुपातिक कराधान है, जिसे हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कहते हैं। अनुपातिक कराधान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इकनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, अगर किसी भी इंसान का अगर इनकम 5,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 15,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, 25,000 रुपया है, तो जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी अगर सब पर 10% लगाए, कहने का मतलब है कि इनकम में बढ़ोतरी होने के पश्चात भी अगर टैक्स की दर में कोई चेंजिंग नहीं होता है तब हम लोग कहते हैं उसे प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। और इसे हिंदी में हम लोग अनुपातिक कराधान कहते हैं। आप लोगों को दोनों टर्म याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म याद रखना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टैक्स में अगर किसी इंसान का 5,000 इनकम है तो गवर्नमेंट 10% लगा रही है। अगर उसकी इनकम 10,000 है फिर भी गवर्नमेंट 10% लगा रही है। उसी तरह अगर 15% इनकम है, 15,000 इनकम है तो 10%, और 20,000 भी अगर उसकी इनकम है तो 10%, 25,000 भी है तो 10%। लेकिन जब आप 5,000 का 10% निकालेंगे तो यहाँ 5,000 हो रहा है, और यहाँ पे 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 हो रहा है। 15,000 का 10% निकालेंगे तो 1,500। इसी तरीके से आप सबका 10% निकालेंगे तो इतना होगा। तो प्रोपोर्शनल टैक्स में आप देख रहे होंगे
प्रोपोर्शनल टैक्स में देख रहे होंगे कि अगर कर आधार का मतलब हो गया कि जिस इनकम पे कर लगाया जाता है उसी को कर आधार कहते हैं, टैक्स बेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टैक्स बेस कहते हैं। जिस पर कर लगाया जाता है, जितनी राशि पर, जितनी अमाउंट पर कर लगाई जाती है उसी को टैक्स बेस कहते हैं, और इसे हिंदी में हम लोग कर आधार कहते हैं। तो आप इस चार्ट को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि इनकम कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन टैक्स की रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टैक्स की रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार की कर प्रणाली को हम लोग अनुपातिक कराधान यानी प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कहते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा आप लोग एग्जामिनेशन में। बहुत ही सिंपल ग्राफ है कि टैक्स बेस जो है बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस पे हम लोग टैक्स बेस को रखे हैं। टैक्स बेस का मतलब हो गया कर आधार हो गया। कर आधार का मतलब हो गया कि वैसी राशि जिस पर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वही कर आधार हो गया, क्योंकि कर का आधार अमाउंट है, ठीक है। और इधर वाई एक्सिस पे हम लोग टैक्स रेट को रखें। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो है टैक्स बेसिस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो टैक्स रेट नहीं बढ़ता है, वो कांस्टेंट रहता है। देखिए इस पॉइंट पर भी हमारा टैक्स रेट इतना ही है, इस पॉइंट पर भी टैक्स रेट इतना ही है, इस पॉइंट पर भी टैक्स रेट इतना ही। यानी जो ओपी है, ये ओपी है, यानी यहाँ पर ओ है और यहाँ पे पी है। यहाँ से जब हम एक्स एक्सिस के समानांतर लाइन डालते हैं तो ये लाइन इंडिकेट करता है प्रोपोर्शनल टैक्स को, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स को। इसलिए ये इंडिकेट करता है कि कर का आधार बढ़ने के बावजूद भी टैक्स का रेट हमेशा देखिए कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर इतना ही है। और ये पॉइंट कितना है? तो ओपी के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आपका क्लियर हो गया होगा प्रोपोर्शनल टैक्स का। याद रखिएगा कि इनकम बढ़ने के बावजूद भी टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन इधर की राशि क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे टैक्स बेस और टैक्स रेट के बीच, तो ये ग्राफ हमारा सही होगा। अब आप लोग इसको ऐसे मत ड्रॉ कर दीजिएगा, इस तरीके से मत ड्रॉ कर दीजिएगा कि इधर जो है टैक्स बेस ले लेंगे और इधर जो है टैक्स रेट लेंगे और इधर वाई एक्सिस के पैरेलल में कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। सेकंड नंबर पे ग्राफ पे आते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा और मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर अनुपातिक कर का, जिसे हमने कहा प्रोपोर्शनल टैक्स, इसके कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं, कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट हैं। लेकिन मैं सारे मेरिट पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि सारा मेरिट जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है और सारा डिमेरिट जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो हम मेरिट के कोर एरिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं और डिमेरिट के भी कोर एरिया पर डिस्कस करते हैं। और जब मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा तो आप उसे समझ करके आप याद कर लीजिएगा। देखिए टैक्सेशन सिस्टम का जो कोर एरिया है, जो इसके गुण का जो कोर एरिया है, प्रोपोर्शनल टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे क्या हम लोग? प्रोपोर्शनल टैक्स। और इस प्रोपोर्शनल टैक्स का जो गुण हुआ वो ये है कि ये क्या है? सरल है, सिंपल है और यूनिफॉर्म है। सिंपल और यूनिफॉर्म है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्यों क्वालिटी हुआ? कि सरकार को ये माथापीची नहीं करना पड़ता है कि इतना इनकम वाले लोगों के बीच इतना परसेंट टैक्स लगाएंगे, लेकिन उससे जो हायर इनकम वाले लोग हैं उसको हम इतना परसेंट टैक्स लगाएंगे। सरकार इस सब लफड़ा में फंसती ही नहीं है। यहाँ पर सिंपल और यूनिफॉर्म है। आपकी इनकम इकोनॉमी में कितना भी ज़्यादा हो या कम हो, सरकार अगर 10% अगर फिक्स कर दी तो 10% ही लेगी। तो इस दृष्टि से कहा जाए तो कि ये सिंपल और यूनिफॉर्म है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता आप लिख सकते हैं इसके गुण में ही कि इसको काउंटिंग करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि हमको तो सभी व्यक्तियों पर 10% टैक्स लेना है। कौन आदमी अमीर है,
तो उस पर हम ज़्यादा टैक्स लेंगे। कौन आदमी गरीब है, कौन आदमी उससे भी ज़्यादा गरीब है, तो उसके अनुसार टैक्स का हम लोग आकलन नहीं करते हैं, सबके लिए टैक्स समान रखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग चार्ट में भी सबके लिए क्या रखे थे, यहाँ पर समान रखे थे। चाहे इंसान की इनकम कितनी भी ज़्यादा हो तो उसके लिए सबके लिए टैक्स समान है। तो इस प्रकार की कर प्रणाली में जो काउंटिंग करना होता है, काउंटिंग का मतलब गणना करना जो होता है, वो आसान होता है। ये गणना करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता हो गई जो सबसे ज़्यादा, दो ही इम्पॉर्टेंट इसके गुण हैं, और उसके आधार पे आप तीन चार गुण को और उसी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके डिमेरिट पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो है अनुपातिक कर प्रणाली जो है, ये समाज में असमानता लाता है। असमानता कैसे लाता है कि आप जो है अमीर आदमी के लिए भी आप उतना ही टैक्स ले रहे हैं और गरीब आदमी से भी आप उतना ही टैक्स ले रहे हैं। अगर अमीर आदमी का इनकम 25,000 रुपया है पर डे का, और किसी गरीब आदमी का अगर 500 रुपया या 200 रुपया अगर पर डे का इनकम है, तो आप इसे मंथली कैलकुलेट करके भी अमीर आदमी पर उतना ही टैक्स लेते हैं और गरीब आदमी पर भी उतना ही टैक्स लेते हैं। तो ये सोशल ऑफ जस्टिस, न्याय की समता के विरुद्ध है कि नहीं है। गरीब आदमी पर तो टैक्स कम लेना चाहिए ना, क्योंकि गरीब आदमी जो है अमीर आदमी की तुलना में कम आय कर रहा है, तो उस पर टैक्स भी कम लगना चाहिए। लेकिन अनुपातिक कर प्रणाली में क्या होता है कि टैक्स का रेट सबके लिए समान होता है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो। तो इसका अवगुण क्या हो गया, डिमेरिट क्या हो गया कि ये सोशल ऑफ जस्टिस के एगेंस्ट में है, यानी सामाजिक न्याय के विरुद्ध में है। क्या है, सामाजिक न्याय के विरुद्ध में, सोशल जस्टिस के एगेंस्ट में है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी आधार पर जो है और भी ज़्यादा आप डिराइव्ड करके और भी ज़्यादा जो है आप गुण अवगुण निकाल सकते हैं। लेकिन मेन मेन जो गुण है, जो मेरिट और डिमेरिट है, मैं इसको बता दिया। प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या होता है कि जैसे जैसे सोसाइटी की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे किसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की इनकम बढ़ती है, गवर्नमेंट का जो टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ते जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसी सोसाइटी में, किसी अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की इनकम अगर 5,000 है तो सरकार 10% उस पर टैक्स लगा रही है, और 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसी तरह सरकार जो है टैक्स स्लैब में भी परिवर्तन कर रही है। और 25,000 की अगर किसी के पास इनकम है तो सरकार 30% उस पर टैक्स काट रही है। तो ये प्रोग्रेसिव सिस्टम जो है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जो है, ये सोशल जस्टिस के अनुकूल है। ये समाज में समता लाता है। क्यों लाता है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच भेद करता है। गरीब आदमी पर कम टैक्स सरकार लेती है, लेकिन वहीं अमीर आदमी पर सरकार जो है ज़्यादा टैक्स लेती है, यानी सामाजिक न्याय के अनुरूप है, सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग है। ये इसका गुण हो गया। लेकिन इसका कुछ अवगुण भी, आप एक अवगुण पढ़ लीजिए। अवगुण ये है इसका, और बहुत सिंपल अवगुण है कि सरकार के लिए निर्धारण करना ये काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है कि किस इनकम वाले वर्ग के ऊपर कितना टैक्स रखा जाए, ताकि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। मतलब टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और टैक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार के लिए कैलकुलेट करना कि किस आय वर्ग के लिए, कितनी इनकम वाले ग्रुप के लिए कितना टैक्स रखा जाए, इसका निर्धारण करना ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कदम होता है। तो ये इसका अवगुण हो गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का गुण पढ़ लिए। गुण में मैंने एक गुण बताया, उसी से बहुत सारे गुण आप निकाल सकते हैं। इसका पहला गुण था कि सामाजिक न्याय के,
सामाजिक न्याय के अनुकूल है, सोशल जस्टिस के अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? इसलिए अनुकूल है कि अमीर आदमी पर ज़्यादा टैक्स लगता है और गरीब आदमी पर कम टैक्स लगता है, यानी सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग है। इसकी अवगुण की बात अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इसको निकालना, इसको समझना या इसका डेटा निकालना काफ़ी कठिन होता है। सरकार के लिए ये आकलन करना मुश्किल होता है कि किस आय वर्ग पर कितना एग्जैक्ट टैक्स रखा जाए जिससे इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े और इकोनॉमी की जो गतिशीलता है, जो अर्थव्यवस्था का जो गतिशीलता है, उसमें किसी भी तरीके से रुकावट ना आए। ठीक है, तो ये इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं बेसिक चीज़ में बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को कि प्रोपोर्शनल टैक्स में टैक्स का रेट हमेशा क्या होता था, समान होता था, चाहे वो आपकी इनकम कितनी भी हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या हो गया कि जैसे जैसे किसी समाज में लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता है। 15,000 पे 20,000 लग रहा है और वहीं पर बढ़ते बढ़ते जो है 25,000 पे 30,000 हो गया। और इसका गुण और अवगुण पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए। इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा, देखिए इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। क्यों होगा ड्रॉ, देखिए 5,000 पे 10% लग रहा है, 10,000 पे 15% लग रहा है, 15,000 पे 20% टैक्स लग रहा है और 20,000 पे 25% लग रहा है। तो जब दोनों पॉइंट को मैच कीजिएगा तो ये जो ग्राफ मिलेगा ये इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। और ये जो लाइन जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये लाइन किसको इंडिकेट करेगा, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स को इंडिकेट करेगा, ये प्रोग्रेसिव टैक्स को इंडिकेट करेगा। उसी तरह मैं पिछले बातों को मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता था, तो प्रोपोर्शनल टैक्स जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता था। ये मान लिया जाए, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनल टैक्स कैसे होता था, मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स होता था। ठीक है, यहाँ पर हमने ओपी लिखा था इस तरीके से, क्या हो गया, अनुपातिक हो गया। प्रोपोर्शनल को क्या कहेंगे, अनुपातिक कर सिस्टम या प्रणाली बोल सकते हैं। और ये वाला अगर ग्राफ इस तरीके से हो गया तो किसका हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दो चीज़ को समझ गए। पहला, अनुपातिक कर प्रणाली क्या होता है, उसके गुण दोष क्या होगा, और दूसरा जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, और इसके ग्राफ को समझ गए, गुण और दोष को समझ गए। दो दो सेक्शन खत्म हो गया। अब हम आते हैं, दो सेक्शन और हमारा बचा हुआ है। इसमें जो है प्रतिगामी कर प्रणाली है। प्रतिगामी कर प्रणाली जो है प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली के जस्ट अपोजिट है। इसको हिंदी में प्रतिगामी कहते हैं, इंग्लिश में रिग्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिग्रेसिव। यहाँ पर जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, जैसे 5,000 से 10,000, 10,000 से 15, 20, 25 हुआ, उसी तरह टैक्स का रेट भी घटते जाता है। ठीक है, टैक्स का रेट भी क्या होता है, घटते जाता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 5,000 से 25,000 इनकम हो गया और यहाँ पर टैक्स का रेट इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। यानी जिस इंसान की इनकम कम होगी उसको ज़्यादा टैक्स देना होगा और जिस इंसान की इनकम ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कम टैक्स देना होगा। तो ये जो रिग्रेसिव सिस्टम है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, ये किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों का कहना है कि ये कर प्रणाली भी अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो जिसके पास इनकम ज़्यादा होगी, अगर सरकार उससे कम टैक्स अगर लेगी तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ज़्यादा काम करने के प्रति जो उनकी मंशा है, जो ललक है, वो बढ़ेगा। क्योंकि उनको लगेगा कि मेरी अगर इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो सरकार हमसे और कम टैक्स लेगी, इसलिए वो ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मंशा होता है कि हायर इनकम वाले लोगों पे कम टैक्स ले और कम इनकम वाले लोगों से ज़्यादा टैक्स ले।
ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में रिग्रेसिव सिस्टम काम नहीं करता है। आप देखे होंगे कि सर्विस में भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी काम करते हैं उन पर जो टैक्स लगता है, वो मेनली जो टैक्स का हमारे यहाँ जो स्वरूप है इंडिया में प्रोग्रेसिव सिस्टम है। क्योंकि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सरकार टैक्स की रेट भी बढ़ाती है, लेकिन प्रतिगामी टैक्स प्रणाली हमारी कंट्री में नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो प्रतिगामी कर प्रणाली का गुण क्या हो गया कि अगर अमीर आदमी के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो पैसा का क्या करेगा, बचत करेगा, और उस बचे हुए पैसा का बाद में क्या कर देगा, निवेश कर देगा, यानी इन्वेस्टमेंट कर देगा। और जब निवेश करेगा तो वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, वो फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि जब निवेश करेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो आप वस्तु को ज़्यादा खरीदना पसंद करने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो प्रतिगामी कर प्रणाली को भी आप इसी तरीके से एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे कि इस कर प्रणाली के अंतर्गत जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की रेट में कमी आती है। देखिए कम हो गया, यहाँ पे 15% है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, चूँकि आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो हमने टैक्स बेस को रखा है, जैसे जैसे हमारा टैक्स का आधार बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा टैक्स रेट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका ग्राफ हमेशा निगेटिव जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आप चार्ट देखेंगे तो 15% है, यहाँ पे 12% है टैक्स रेट, यहाँ पर 10% है, यहाँ पे 8% है। ठीक है, ऊपर वाले चार्ट के आधार पर हमने ड्रॉ किया। देखिए घट रहा है टैक्स रेट, यही कारण है कि इसका जो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो बहुत सिंपल ग्राफ है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है अधोगामी कर प्रणाली। अधोगामी कर प्रणाली जो है ये प्रोग्रेसिव अधोगामी कर प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, ये दो चीज़ों का मिश्रण है, दो टैक्स का मिश्रण है। इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स भी इंक्लूड है और दूसरा में जो है इसमें रिग्रेसिव टैक्स भी इंक्लूड है। यहाँ पर भी समझना बहुत आसान है। जैसे कि प्रोग्रेसिव में क्या होता था कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती थी, जैसे कि 5,000 से 10,000 पे आए, 10,000 से 20,000 पे, 20,000 से 25,000 पे आए, तो वैसे वैसे टैक्स का रेट जो है वो बढ़ता था। 5,000 पे 10% टैक्स लेती थी सरकार, लेकिन 10,000 अगर इंसान की इनकम बढ़ी उस अर्थव्यवस्था में तो टैक्स का रेट 15% हो गया, और 20,000 अगर इनकम बढ़ा तो 20% हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 25,000 पर भी सरकार 25% टैक्स ले रही है, और 30,000 पर भी सरकार जो है 25% ही टैक्स ले रही है। तो इस प्रकार की कर प्रणाली में क्या होता है कि कुछ समय आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ता है, लेकिन कुछ इनकम आने के बाद टैक्स रेट कांस्टेंट सरकार करती है कि उसके बाद आप जितना भी पैसा कमाते हैं आपसे हम उतना ही इनकम लेंगे, उतना ही टैक्स लेंगे। जैसे कि इस चार्ट में देखिए, अगर हमारी इनकम बढ़ करके 35,000 रुपया हो जाता है तो फिर भी सरकार 25% लेगी। अगर 40,000 अगर हो जाता है तो फिर भी सरकार जो है 25% ही लेगी। कहने का मतलब है कि कुछ समय तक इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हो रहा है, 10% से 15%, 15% से 20% पर आए, लेकिन यहाँ के बाद जो है टैक्स कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, 25%, 25%, 25%, और 40,000 के इनकम तक हम 25% पहुँच रहे हैं। इसलिए डिग्रेसिव जो टैक्स है उसका ग्राफ हम लोग इस तरीके से बढ़ाते हैं कि जैसे जैसे हमारा टैक्स बढ़ता है वैसे वैसे, जैसे जैसे हमारा टैक्स बेस बढ़ता है, कर का आधार बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा टैक्स का रेट भी बढ़ता है। लेकिन कुछ समय के बाद
टैक्स बेस बढ़ने के बावजूद भी टैक्स रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ग्राफ ऐसे मुड़ जाता है। फिर से एक बार सुनिए, टैक्स बेस को अब समझते हैं। टैक्स बेस क्या हो गया, जिस जिस इनकम पर टैक्स बेस क्या हो गया, हालांकि मैं इसे समझा दिया हूँ लेकिन फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। टैक्स बेस हो गया कि जिस आय पर, जिस इनकम पर सरकार जो है टैक्स लेती है, जिस आय पर जो हमारी जो गवर्नमेंट है टैक्स लेती है, उसी को हम टैक्स बेस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टैक्स का आधार बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है, लेकिन कब, कुछ ही बिंदु तक बढ़ता है। जैसे यहाँ पर टैक्स बेस ये हुआ तो टैक्स हमारा इतना था, यहाँ पर टैक्स बेस इतना हुआ तो टैक्स रेट इतना, लेकिन इसके बाद टैक्स बेस में परिवर्तन होने के बावजूद भी टैक्स रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब हम क्या कह सकते हैं कि ये डिग्रेसिव है। इस ग्राफ को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस ग्राफ को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हुआ और इसको थोड़ा सा उठाते हुए ड्रॉ कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, इस तरीके से मुड़ गया है, लेकिन आप इसको ऐसे करके थोड़ा सा आप ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो गलती नहीं होगा। यानी टैक्स बेस भी बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जब भी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये जो है बिल्कुल सीधा होगा, क्योंकि टैक्स रेट में परिवर्तन नहीं हो रहा है एक सीमा आने के बावजूद भी। जैसा कि हमने चार्ट में बताया कि यहाँ पर भी 25% था, यहाँ पर भी 25% है, और जब 35,000 जब हमारा इनकम हुआ तो वो भी 25%। अगर 40,000 अगर इनकम हो गया फिर भी टैक्स अगर 25% है, इसका मतलब है टैक्स रेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका ग्राफ आप लोग हमेशा इसी तरह ड्रॉ कीजिएगा। बाई मिस्टेक से उच्चारण हो गया था, इसका ग्राफ हमेशा इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे टैक्स रेट हो जाएगा और यहाँ पर टैक्स बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ गए। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी हम लोग 4 तरह का कर आरोपण का प्रक्रिया को पढ़ें। प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, और मैं इसका डिटेल नोट्स में लिख करके मैं आप लोगों को ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। और अभी मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट में दे दिया हूँ कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और जिनको भी पेड ग्रुप में जुड़ना है आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा 8539861302। चूँकि अब बीपीएससी ऑडिटर का डेट भी एक्सटेंड हो गया है, तो आप एडमिशन ले करके आप पूरे नोट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो है हमारे यहाँ टेस्ट चल रहा है और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे कंसल्ट करके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।